हेलो स्टूडेंट्स, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत स्थिर साधन पूंजी के साथ श्रम की विभिन्न इकाइयां लगाने का प्रभाव हम कुल उत्पादन पर देख रहे थे। साथ में हम औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन की प्रवृत्तियां भी देख रहे थे। विद्यार्थियों, पुनः इस तालिका को एक बार आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कुल उत्पादन है वह श्रम की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयां लगाए जाने पर वह प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये श्रम की जो 4 इकाइयाँ हैं वहाँ तक श्रम की 4 इकाइयाँ लगाने पर उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। यानी पहली इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 5 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 31 है, 4 इकाइयों तक। यानी सीमांत उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है और 4 इकाइयाँ के पश्चात जो कुल उत्पादन है वह बढ़ रहा है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि सीमांत उत्पादन घटता जा रहा है 5वीं इकाई से लेकर आगे तक। तो ये और एक चीज़ और देख सकते हैं आप इसमें कि जो औसत उत्पादन है और जो सीमांत उत्पादन है वह श्रम की 6 इकाइयों पर एक दूसरे के बराबर है और यहीं पर जो औसत उत्पादन है वह मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम इस टेबल के माध्यम से हम उत्पादन की अवस्थाओं को देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत हम उत्पादन की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर यह पहली स्टेज है उत्पादन की। यहाँ इस टेबल में हम देख सकते हैं यहाँ तक पहली स्टेज है और जिसमें जो कुल उत्पादन है वह भी बढ़ रहा है, औसत उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है, सीमांत उत्पादन पहले बढ़ रहा है फिर वह घटने लगता है। तो पहली अवस्था उत्पादन की वहाँ ख़त्म होती है जहाँ पर जो श्रम का सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन अधिकतम है। इसके बाद उत्पादन की दूसरी अवस्था जिसमें श्रम का सीमांत उत्पादन धनात्मक है, यानी जो श्रम की और अधिक इकाइयाँ स्थिर साधन के साथ लगाए जाने पर कुल उत्पादन बढ़ रहा है। हम ये देख सकते हैं कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन सीमांत उत्पादन घट रहा है, हालांकि वह धनात्मक है। तो यहाँ तक ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक श्रम की परिवर्तनशील साधन के साथ स्थिर साधनों को लगाने पर यहाँ सेकंड स्टेज है, यह सेकंड स्टेज है और यह फर्स्ट स्टेज है उत्पादन की। और उत्पादन की तीसरी अवस्था वहाँ है जहाँ पर श्रम का सीमांत उत्पादन वह ऋणात्मक है। तो तीसरी अवस्था वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम है या सीमांत उत्पादन 0 है। वहाँ से तीसरी अवस्था थर्ड स्टेज उत्पादन की यहाँ पर है। अब इस तालिका के माध्यम से हमने उत्पादन की अवस्थाओं को देखा। हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से चित्रित कर सकते हैं, उससे आपको यह उत्पादन की अवस्थाओं का जो कंसेप्ट है और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें 3 स्टेजेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस दिखाया गया है। इसमें ऊपर वाले डायग्राम में हम पहले इस डायग्राम की चर्चा करें। इस डायग्राम में पहले ओ एक्स अक्ष पर श्रम दिखाया गया है, ओ वाई अक्ष पर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट यानी हम शॉर्ट रूप में कह सकते हैं टीपी दिखाया गया है। और नीचे वाले डायग्राम में भी ओ एक्स अक्ष पर
श्रम दिखाया गया है और ओ वाई अक्ष पर आउटपुट पर यूनिट दिखाया गया है, यानी इस पर हम सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ले रहे हैं। हम श्रम को परिवर्तनशील साधन मानते हुए और दूसरे साधन पूंजी को स्थिर साधन मानते हुए हम जो श्रम की मात्रा बढ़ाए जाने पर उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ेगा हम उसको इसमें देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रथम अवस्था आपको दिखाई दे रही है इस रेखा चित्र में, पहली अवस्था परिवर्तनशील साधन की जो पहली अवस्था है वह इसमें ON श्रमिक लगाए जाने तक है। ON श्रमिक लगाए जाने तक उत्पादन की पहली अवस्था है। इस पहली अवस्था में उत्पादन जो कुल उत्पादन का जो ढाल है, जो स्लोप है, वह O से लेकर F तक, यहाँ आप देखिए O से लेकर इस F पॉइंट तक जो कुल उत्पादन है उसका ढाल बढ़ता हुआ है, यानी उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, जिसका मतलब है सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यानी OL श्रमिक लगाए जाने पर जो उत्पादन है वह बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। उसके बाद और श्रमिक लगाए जाने पर उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन वह घटती हुई दर से बढ़ रहा है। इसमें जो अंतर है वह ये है कि जो O से लेकर F तक जो TP कर्व है वह मूल बिंदु से लेकर जो TP कर्व है, मूल बिंदु से लेकर जो कर्व है वह ऊपर की ओर नतोदर है, कॉनकेव अपवार्ड है, और F बिंदु के पश्चात जो TP कर्व है उसकी जो ढाल है वह घटती जा रही है। कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन घट रहा है, हालांकि धनात्मक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि F से आगे जो उत्पादन कर्व है, जो आप यहाँ से लेकर ये देख रहे हैं, ये उत्पादन जो कर्व है वह कॉनकेव डाउनवर्ड है, यानी नीचे की ओर नतोदर है। और इसमें ये जो पॉइंट है, F पॉइंट है, इस पॉइंट को, इस F पॉइंट को हम जो मोड़ बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जहाँ पर उत्पादन कर्व अपनी वक्र आकृति चेंज कर रहा है, आकृति चेंज कर रहा है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नीचे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वह अधिकतम होता है। विद्यार्थियों, प्रथम अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ पर औसत उत्पादन वक्र का उच्चतम बिंदु है, यानी ये पॉइंट है जहाँ पर जो औसत उत्पादन है वह अधिकतम है, और ये पॉइंट प्रथम अवस्था का समाप्ति बिंदु है। यहाँ के बाद द्वितीय अवस्था शुरू होती है। तो द्वितीय अवस्था में आप देख सकते हैं ये NM श्रमिकों के बीच की जो अवस्था है, जो स्थिर साधन पर NM श्रमिक लगाए जा रहे हैं, उस अवस्था में उत्पादन की दूसरी अवस्था है। आप देख सकते हैं कि जो सीमांत उत्पादन है, MP कर्व है, इस रेंज में MP कर्व घटता हुआ है लेकिन धनात्मक है, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता घट रही है लेकिन धनात्मक है, और जो कुल उत्पादन है वह बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। इस M पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट H है, जो कि यहाँ पर जो कुल उत्पादन है वह धनात्मक है, और कुल उत्पादन अधिकतम है। H पॉइंट पे जो सीमांत उत्पादन है वह 0 है और कुल उत्पादन यहाँ मैक्सिमम है। तीसरी अवस्था वहाँ से शुरू होती है जहाँ से कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है और सीमांत उत्पादन
ऋणात्मक हो जाता है। विद्यार्थियों, हम इस टीपी कर्व के माध्यम से जो एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट हम जो ग्राफ के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। आप जानते होंगे कि जो किसी टीपी वक्र के किसी भी बिंदु पर जो सीमांत उत्पादन होता है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ एच पॉइंट पर देख रहे हैं, आप एक हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं एच पॉइंट पर, टीपी कर्व की स्पर्श रेखा एच पॉइंट पर खींची हुई है, यानी इस हॉरिजेंटल रेखा का जो स्लोप है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर MP 0 है एच के नीचे। और यहाँ पर जो AP हम जो निकालते हैं वो किसी बिंदु पर AP निकालने के लिए उस बिंदु को मूल बिंदु से ज्वाइन करते हैं। जैसे आप B पॉइंट पे देख सकते हैं, B पॉइंट पर इस B पॉइंट पर जो AP अगर हम ज्ञात करेंगे तो B को O बिंदु से ज्वाइन करने के लिए एक रेखा खींची गई है, उसका स्लोप जो होगा वो एवरेज प्रोडक्ट को व्यक्त करेगा। लेकिन विद्यार्थियों, इस B पॉइंट पर जो एवरेज प्रोडक्ट है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो दोनों समान है, क्योंकि मूल बिंदु से खींची गई रेखा और स्पर्श रेखा दोनों एक ही हैं, इसलिए इस B पॉइंट पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों समान हैं। तो ये उत्पादन की 3 अवस्थाएं हैं। इन 3 अवस्थाओं को हम समरी के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इस अगली वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं उत्पादन की 3 अवस्थाओं के जो निष्कर्ष हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रथम अवस्था में जो कुल उत्पादन है वह बढ़ता है। टीपी पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभ में स्थिर साधन का कार्यकुशल उपयोग होने के कारण जो टीपी है वह बढ़ रहा होता है। और इस प्रथम अवस्था में जो सीमांत उत्पादन है वह औसत उत्पादन से ज़्यादा होता है, यानी MPL ग्रेटर देन APL। प्रथम अवस्था में औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है और लेकिन सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है, और प्रथम अवस्था उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ पर APL = MPL है। विद्यार्थियों, ये इसलिए ऐसा होता है कि जब प्रारंभ में जो हमारे स्थिर साधन हैं उनके साथ जब परिवर्तनशील साधन लगाया जाता है तो स्थिर साधन की मात्रा परिवर्तनशील साधन की मात्रा से बहुत अधिक होती है। तो जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो स्थिर साधन का और अधिक गहन और पूर्ण उपयोग संभव होता है और स्थिर साधन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। इससे उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो जब प्रारंभ में इस परिवर्तनशील साधन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तो उस समय स्थिर साधन का पूरा उपयोग संभव नहीं होता। इसलिए जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो स्थिर साधन का अधिक और पूर्ण उपयोग होने के कारण उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल लागू होते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थिर साधन प्रायः अविभाज्य होते हैं, क्योंकि हमें तकनीकी आवश्यकताओं के कारण स्थिर साधनों की न्यूनतम मात्रा अवश्य प्रयुक्त करनी पड़ती है, तो चाहे उत्पादन कम ही क्यों ना करना पड़े। तो इसलिए अविभाज्य स्थिर साधन का अच्छा उपयोग होने लगता है जब परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो स्वयं परिवर्तनशील साधन है उसकी भी एफिशिएंसी कार्यकुशलता बढ़ती है, क्योंकि जब परिवर्तनशील साधन पर्याप्त मात्रा में लगाया जाता है तो परिवर्तनशील साधन में भी अधिक विशेषीकरण और श्रम विभाजन संभव होता है। इसलिए परिवर्तनशील साधन जो कि हमने यहाँ पे श्रम लिया था उसकी भी उत्पादकता बढ़ जाती है। इसलिए विद्यार्थियों, प्रथम अवस्था में जो उत्पादन है पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है।
दूसरी अवस्था में, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जो टीपी है वह बढ़ता है, लेकिन जो एपी और एमपी यानी एवरेज प्रोडक्ट और जो मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों घटने लगते हैं, क्योंकि जब वह बिंदु प्राप्त हो जाता है जहां स्थिर साधन और के साथ परिवर्तनशील साधन का जो संयोग है वो अनुकूलतम हो जाता है, यानी स्थिर साधन के साथ का पूर्ण उपयोग होने के बाद या उसका अधिकतम कार्यकुशल उपयोग होने के बाद जब परिवर्तनशील साधन में और अधिक वृद्धि की जाती है तो जो परिवर्तनशील साधन है उसका सीमांत और औसत उत्पादन घटने लगता है, क्योंकि तब स्थिर साधन की मात्रा जो है वो परिवर्तनशील साधन की मात्रा की तुलना में कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु के बाद परिवर्तनशील साधन का उत्पादन में किया जाने वाला योगदान घटने लग जाता है। तो दूसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटने लगते हैं, लेकिन इस अवस्था में विद्यार्थियों ये स्थिति होती है कि जो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों धनात्मक होते हैं और सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम होता है। द्वितीय अवस्था, जैसा कि हमने चित्र में भी देखा था, वहाँ खत्म होती है जहाँ पर श्रम का सीमांत उत्पादन 0 है या कुल उत्पादन अधिकतम होता है। विद्यार्थियों, उसके बाद भी यदि परिवर्तनशील साधन की और अधिक इकाइयाँ लगाई जाएं तो उत्पादन घटने लगता है, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ बहुत अधिक हो जाती हैं और स्थिर साधन की तुलना में ये अत्यधिक होने के कारण एक दूसरे के कार्य में बाधा भी उत्पन्न करने लगती हैं। इसलिए परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटने लग जाता है, कुल उत्पादन घटने लग जाता है तृतीय अवस्था में, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। स्थिर साधन की तुलना में परिवर्तनशील साधन बहुत अधिक होने के कारण जो उत्पादन घटता है उसके लिए हम एक कहावत का उपयोग कर सकते हैं, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। आपने ये कहावत लोकोक्ति अवश्य सुनी होगी। यानी ऐसी स्थिति में जब स्थिर साधन की तुलना में परिवर्तनशील साधन बहुत अधिक हो गया है तो उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि होती है, उत्पादन घटने लगता है। तो ये विद्यार्थियों परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीनों अवस्थाएं हैं। प्रारंभ में वर्धमान प्रतिफल लागू होते हैं और उसके बाद ह्रासमान प्रतिफल लागू हो जाते हैं। हालांकि इस नियम का जो पुराना और प्रचलित नाम है वह ह्रासमान प्रतिफल नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, या जिसे ह्रासमान सीमांत भौतिक उत्पादकता नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। लेकिन ये दोनों नाम वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा ये जो उत्पत्ति ह्रास नियम है ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की एक अवस्था है। इसलिए हम इस संपूर्ण नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब उत्पादन की 3 अवस्थाएं हैं तो उत्पादक किस अवस्था में कार्य करेगा, यानी उत्पादन की कौन सी अवस्था उपयुक्त मानी जाएगी, यानी आर्थिक दृष्टि से कौन सी उत्पादन की अवस्था उपयुक्त है। तो द स्टेज ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन कौन सी है, तो यदि हम उसको देखें तो हम देखते हैं कि
एक जो विवेकशील उत्पादक है विद्यार्थियों, हम उत्पादक को विवेकशील मानकर चलते हैं। जैसा कि हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तब हमने देखा था कि उपभोक्ता विवेकशील है, वह अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करते समय हमारी यह मान्यता रहती है कि उत्पादक विवेकशील है, जिसका मतलब है वह अपनी दी हुई लागत से अधिकतम उत्पादन करना चाहता है या दिए हुए उत्पादन को न्यूनतम लागत पर उत्पन्न करना चाहता है। ये उत्पादक के व्यवहार की विवेकशीलता है। तो कोई भी विवेकशील उत्पादक तीसरी अवस्था में कभी भी उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तीसरी अवस्था में जो श्रम का सीमांत उत्पादन है, जो परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन है, वह ऋणात्मक है और वह प्रथम अवस्था में भी उत्पादन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रथम अवस्था में स्थिर साधन का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो रहा है। प्रथम अवस्था में विद्यार्थियों, यदि हम इसको और डिटेल में अध्ययन करें तो हम देख पाएंगे उसमें कि प्रथम अवस्था में स्थिर साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, जहाँ तीसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, वहीं प्रथम अवस्था में स्थिर साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। और प्रथम अवस्था में जो MPL है वो APL से ज़्यादा होता है। यानी इस अवस्था में होता क्या है कि किसी भी बिंदु पर साधन की कीमत यदि सीमांत उत्पादन के यदि हम बराबर करें कि साधनों को उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के बराबर उसको कीमत दी जाए, तो विद्यार्थियों यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी यदि हम श्रम को परिवर्तनशील साधन मान रहे हैं तो श्रम की जो कीमत है वह उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के बराबर है, लेकिन श्रम की औसत उत्पादकता से ज़्यादा है। तो इस केस में फर्म को हानि होगी। तो जो उत्पादक है वह प्रथम अवस्था में भी काम नहीं करेगा और तीसरी अवस्था में भी काम नहीं करेगा। उत्पादक के लिए अब तीसरी अवस्था ही बचती है जो उसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि पहली और तीसरी अवस्था उपयुक्त नहीं है, इसलिए उत्पादक के लिए दूसरी अवस्था भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें परिवर्तनशील साधनों और जो स्थिर साधन हैं उनका दोनों का सीमांत उत्पादन धनात्मक है। अब विद्यार्थियों की एक्चुअल में उत्पादक किस बिंदु पर काम करेगा वह साधनों की कीमतों के आधार पर निश्चित होगा कि परिवर्तनशील साधन की कीमत कितनी है और स्थिर साधन की कीमत कितनी है। यदि मान लीजिए कि जो स्थिर साधन है वह निःशुल्क प्राप्त हो रहा है, तो उत्पादक जो द्वितीय अवस्था है उसके जो आरंभिक पॉइंट है, उसका जो बाउंड्री पॉइंट है, जो उसकी आरंभिक सीमा है, वहाँ पर उत्पादन करेगा। और यदि मान लीजिए उसका परिवर्तनशील साधन श्रम मुफ्त मिल रहा है तो उसे वह तीसरी अवस्था का जो प्रारंभ बिंदु है जहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है, वह वहाँ तक उत्पादन करेगा, क्योंकि उसे श्रम मुफ्त मिल रहा है। लेकिन व्यवहार में वह इन दो बिंदुओं के बीच में वह अपना उत्पादन निश्चित करेगा और वह साधनों की कीमतों पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो उत्पादक है उसके लिए जो उत्पादन करने के लिए उपयुक्त अवस्था है वह द्वितीय अवस्था ही मानी जाती है। इसलिए प्रथम अवस्था और जो तृतीय अवस्था है उसको अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक नॉनसेंस यानी आर्थिक बकवास
या इकोनॉमिक एब्सर्डिटी, आर्थिक मूर्खता की स्टेज कहा है। एक विवेकशील उत्पादक दूसरी अवस्था में ही उत्पादन करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि इसी अवस्था में जो दोनों साधनों का सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन धनात्मक है। और वह कौन से विशेष बिंदु पर उत्पादन करने का निश्चय करेगा? विद्यार्थियों, यह साधनों की कीमतों पर निर्भर करता है। तो इसलिए जो द्वितीय अवस्था है वह विवेकशील उत्पादन के निर्णय का क्षेत्र कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये उत्पादन की तीनों अवस्थाएं हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, उसकी तीनों अवस्थाएं, कौन सी अवस्था उत्पादन के लिए उपयुक्त है और क्यों उपयुक्त है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि उत्पत्ति ह्रास नियम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का ही एक भाग है, और विस्तृत रूप से जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसमें वर्धमान प्रतिफल की अवस्था और जो ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था दोनों सम्मिलित होती हैं। थैंक यू।